लेक्चर नंबर 3 थर्मोडायनेमिक्स। क्या पढ़ा रहे थे कल? प्रोसेस पढ़ा रहे थे ना? कौन कौन से प्रोसेस करा दिए थे? आइसोबारिक करा दिए थे, आइसोथर्मल करा दिया था और एडियाबेटिक करा दिया था, है ना? लास्ट आइसोबारिक कराया था। ठीक, चलो और प्रोसेस कर लेते हैं। कौन कौन से करने हैं? बहुत सारे करने हैं। चलिए चालू। आइसोकोरिक प्रोसेस 4 नंबर है, आइसोकोरिक। जहां पे आइसोकोरिक वर्ड आ जाता है, इसका मतलब, कोरिक का मतलब होता है साइड से रिलेशन है, साइड से रिलेशन है। आइसोकोरिक का मतलब होता है वॉल्यूम सेम रहेगा। वॉल्यूम क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। इसका मतलब इस प्रोसेस में डेल्टा वी क्या ले सकते हो आप? 0, या डीवी क्या ले सकते हो? 0। आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, तो डेल्टा वी 0 ले सकते हो आप, डीवी ले सकते हो 0। अब अगर हम बात करें, अभी हम लोग वर्क का एक फॉर्मूला पढ़ेंगे। वर्क का फॉर्मूला होता है माइनस पी डेल्टा वी। प्रेशर एक्सटर्नल माइनस में आएगा और डेल्टा वी, डेल्टा वी का मतलब होता है चेंज इन वॉल्यूम। तो अगर आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए निकालोगे, ये एक्सटर्नल होता है और डेल्टा वी 0 ले लोगे, तो आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए इसका मतलब वर्क डन क्या होना चाहिए? वर्क डन शुड बी 0। अगर वर्क का फॉर्मूला है माइनस पी एक्सटर्नल मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा वी, तो ये क्या आ जाएगा? वर्क डन 0 आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए। इसके बाद है साइक्लिक प्रोसेस। 5th वन इज साइक्लिक प्रोसेस। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, साइक्लिक मतलब साइकिल की कुछ बात होगी, रिंग की बात होगी, है ना? तो साइक्लिक प्रोसेस वो होता है जिसका जो जहां से स्टार्ट हो रहा है वहीं पे खत्म होगा, जहां से स्टार्ट होगा वहीं पे खत्म होगा। इसका मतलब क्या है? जैसे मान लो कोई प्रोसेस हो रहा है, ए से जा रहा है बी स्टेट पे, फिर बी से गया सी स्टेट पे, फिर सी से आ गया फिर से ए स्टेट पे, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम लोग? साइक्लिक प्रोसेस। डायग्राम बना लो, फिर डेफिनेशन लिखा दे इसकी प्रॉपर। क्या लिख सकते हैं? when a system undergoes different when a system undergoes in a different states and finally reach to initial state, it is called cyclic process. कोई सिस्टम एक ही स्टेट से दूसरे पे जा रहा है, दूसरे से तीसरे पे जा रहा है, तीसरे से चौथे पे जा रहा है, चौथे से पांचवे पे जा रहा है, और फिर बाद में उसी फर्स्ट स्टेट पे आ जाता है, इनिशियल स्टेट पे ही आ जाता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? साइक्लिक प्रोसेस।
इसको अगर इनिशियल स्टेट मान लो, और ये इस इनिशियल स्टेट से यहाँ पे गया, फिर इधर आया, फिर इधर, फाइनली फिर इनिशियल पे आ गया, तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं क्या कि इसकी इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम होती है, ऐसा बोल सकते हैं ना। ए से गया बी पे, बी से गया सी पे, सी से फिर से ए पे आ गया, तो इनिशियल और फाइनल स्टेट एक ही होगी, उसमें डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते आप। तो आप कह सकते हैं इट्स इनिशियल and final state will be same. Initial and final state will be same. सारे प्रोसेस के नीचे दो दो लाइन छोड़िएगा जरूर, बाद में कुछ ऐड करने के लिए। नहीं छोड़िए तो अब साइड वाइड में लिख देंगे। इनिशियल फाइनल स्टेट दोनों क्या होगी, सेम होगी। तो साइक्लिक प्रोसेस अगर हम लोग देखेंगे तो दो तरीके का देख सकते हैं, देखिए ध्यान से, ये स्लाइड हो गई। जैसे हमने बोला कि ए से गया बी पे, बी से गया सी पे, सी से गया मान लो डी पे, यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये 1 पोजीशन है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और फिर डी से आ गया फिर से ए पे, है ना। तो ये सिस्टम साइकिल तो चल रहा है, पर साइकिल कैसा दिख रहा है, क्लॉकवाइज दिख रहा है ना। तो ये ऐसा प्रोसेस है साइक्लिक जो कैसे चल रहा है, क्लॉकवाइज चल रहा है। एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है, जैसे मान लो यहां से स्टार्ट करें, यहाँ को ए मान लो, ए से गया बी पे, फिर बी से मान लो सी पे चला जाए, और सी से फाइनली ए पे आ जाए, मतलब इस तरीके से चल रहा हो। ऐसा भी हो सकता है ना, ए से स्टार्ट करें, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 1 से गया 2 पे, 2 से गया 3 पे, और 3 से गया 1 पे, तो ये एंटी क्लॉकवाइज सिस्टम बोल सकते हैं, क्लॉक के अपोजिट चल रहा है। एक सिस्टम होगा क्लॉकवाइज, दूसरा कैसा होगा, एंटी क्लॉक। हाँ उल्टा बन गया ना, ये एरो गलत बना हुआ, ठीक है। साइक्लिक प्रोसेस में अभी हम लोग इंटरनल एनर्जी पढ़ेंगे, इसको डेल्टा यू लिखते हैं, डेल्टा ई भी बोलते हैं, ये 0 होता है। साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा यू डेल्टा ई सब 0 आता है। इंटरनल एनर्जी अभी पढ़ेंगे इसको, है ना, अभी तो जस्ट नोट कर लीजिए, इंटरनल एनर्जी पढ़ने वाले हैं। डेल्टा एच 0 होगा, डेल्टा पी 0 होगा, डेल्टा टी 0 होगा। हाँ ये लिखना है। In cyclic process, change in all state function will be 0. स्टेट फंक्शन हम किसको कहते थे, जो इनिशियल फाइनल स्टेट पे डिपेंड कर रहे थे ना, स्टेट फंक्शन उन्हीं को कह रहे थे। और यहाँ पे हमने क्या बोल दिया, इनिशियल और फाइनल स्टेट तो अलग अलग है ही नहीं, सेम है। तो जो जितने भी आपके स्टेट फंक्शन होंगे उनका चेंज क्या आ जाएगा, इसमें 0 आ जाएगा। क्यों 0 आ रहा है, क्योंकि इनिशियल और फाइनल स्टेट भी तो सेम है, अगर स्टेट सेम है तो चेंज भी सेम हो जाएगा। जैसे मान लो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल करोगे तो 0, क्योंकि स्टेट एक है तो उसकी इंटरनल एनर्जी भी सेम होगी।
डेल्टा एच भी सेम आएगा, डेल्टा पी भी सेम आएगा, डेल्टा टी भी सेम आएगा, ये सब स्टेट फंक्शन है। तो साइक्लिक प्रोसेस में स्टेट फंक्शन कोई भी ले लीजिए, उसका चेंज 0 होगा, क्योंकि इनिशियल और फाइनल स्टेट दोनों ही सेम होती है, और स्टेट फंक्शन डिफरेंट स्टेट के ऊपर डिपेंड करेगा। स्टेट चेंज होती है तो चेंज होता है, ठीक है। अब स्टेट ही नहीं चेंज हो रही तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो चेंज क्या आएगा, जी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। यहाँ थोड़ी जगह छोड़िएगा, अभी कुछ और इसमें वर्क कराएंगे तो उसमें करना है, 2 3 4 लाइन छोड़ दीजिएगा। इसके बाद बात कर रहे हैं अब हम लोग रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात करें। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस जब बात करते हो, जैसे केमिस्ट्री में हम लोग जब बात करते हैं, बेसिकली ये थोड़ा सा काइंड ऑफ फिजिक्स चलेगी, है ना। तो जब केमिस्ट्री में बात करते हो, किसी केमिकल रिएक्शन में आप बात करते हो, तो केमिकल रिएक्शन के अंदर आप क्या कहते हो कि जैसे ए प्लस बी मिलके अगर सी प्लस डी बना रहे हैं, और सी प्लस डी भी मिलके ए प्लस बी बना ले, मतलब दोनों डायरेक्शन में अगर रिवर्स रिएक्शन हो रहा हो तो उसको रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं, है ना। और अगर एक ही डायरेक्शन में हो रहा हो, जैसे मान लो ए प्लस बी मिलके सी प्लस डी बना रहे हो, पर सी प्लस डी मिलके ए प्लस बी ना बनाए, एक डायरेक्शन में हो, तो उसको इरिवर्सिबल कह देते हैं, है ना। लेकिन अगर हम फिजिकल वर्ल्ड में बात करें, जैसे कोई अगर हमने किसी सिलेंडर में कोई गैस फिल की है, ऊपर एक पिस्टन लगा हुआ है, तो वहां पे रिवर्सिबल इरिवर्सिबल कैसे देखते हैं, यहाँ पे हमें वो बात करनी है ना। केमिस्ट्री की बात नहीं है, फिजिकल वर्ल्ड की बात है, तो ये बात करते हैं। ये बना लीजिए, अब अगली स्लाइड पे ही बनेगा सिलेंडर और पिस्टन। हेडिंग डालो रिवर्सिबल प्रोसेस, एक एक करके ही बता। फर्स्ट पॉइंट लिखो, प्रोसेस इन विच all changes occurring at any part of system process in which all changes in any part of the system, हाँ ऐड कर सकते हैं, part of the system can be reversed when changes in variable are carried out in opposite direction। इस लाइन का मतलब समझते हैं। जैसे देखो, कोई अपने पास वो नहीं है ना, रबर बैंड का तो एग्जांपल सबको पता ही है। जैसे कोई रबर बैंड लिया अपन ने, है ना, उसको पुल कर रहे हैं, एक लिमिट के अंदर ही अगर पुल करें, खींचे, और फिर
खींच रहे हैं तो किसी फोर्स से खींचेंगे, अगर उस फोर्स को हटा दो मतलब छोड़ दो फिर से उसको, तो वो फिर अपनी ओरिजिनल स्टेट पे आ जाता है, मतलब रिवर्स हो जाता है। इनिशियल स्टेट मान लो कोई रबर बैंड इस तरीके से था, अब उसको आपने तेजी से खींच दिया फोर्स लगा के, जब उस फोर्स को हटा दिया आपने, अपोजिट डायरेक्शन का मतलब है अब वो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, अपोजिट का मतलब जो फोर्स लगाया था उसको अब आपने हटा लिया, फोर्स जब हटा लेते हो तो फिर वो रबर बैंड अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है ना। बस उसकी एक लिमिट ये होती है कि भाई इतना भी फोर्स ना लगा दो कि वो टूट जाए, ज्यादा फोर्स लगा दोगे टूट जाएगा, पर एक लिमिट के अंदर अगर फोर्स लगा रहे हो और फिर उस फोर्स को आप हटा देते हो तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है, यानी कि रिवर्स हो जाता है प्रोसेस, पहले वो इस तरीके से एक्सपेंड हुआ और फिर उसके बाद फिर अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया, जब आपने जो फोर्स लगाया था उसको जब हटा दिया। तो रिवर्सिबल प्रोसेस कुछ इसी तरीके से है कि किसी सिस्टम में कोई गैस मान लो फिल है किसी सिलेंडर के अंदर, उसके ऊपर बाहर से आप किसी टाइम पे कोई फोर्स लगाते हो तो उसमें कुछ चेंज आता है, उस गैस में कुछ चेंज आता है, और उसके बाद जब उस फोर्स को आप हटा देते हो या अपोजिट डायरेक्शन में लगा देते हो, मान लो फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हो अब ऊपर से दूसरी डायरेक्शन में लग गया, तो क्या होता है वो चेंज फिर से मतलब जो ओरिजिनल पोजीशन थी वो मिल जाती है, तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल। लेकिन अगर कोई आप ऐसा चेंज करो, ऐसा फोर्स लगाओ, ऐसा चेंज करो जो कि फिर वो रिवर्स ना हो पाए प्रोसेस, तो उसको क्या बोल देंगे हम लोग, इररिवर्सिबल प्रोसेस, है ना। पहले एग्जांपल से समझेंगे देन एक एक पॉइंट लिखेंगे, पहले समझते हैं क्या बात मैं कहना चाह रही हूँ। देखो जैसे मान लो ये गैस का एक सिलेंडर है, इसमें ये ऊपर पिस्टन लगा हुआ है, ठीक। अब देखो ध्यान से, जैसे मान लो कि यहाँ पे कौन है, कोई पर्सन है, ए लिख देते हैं, तुम लोग का नाम लिखना उचित नहीं, कोई एक पर्सन ए है, ठीक। ये सैंड का एक कटोरा लेके बैठा है, सैंड है इसके पास, अब ये यहाँ पे मान लो खेलने बैठा है, बोलो चलो कुछ गेम करते हैं, है ना। तो ये क्या कर रहा है, ये यहाँ पे बैठ के एक एक दो दो सैंड पार्टिकल धीरे धीरे डाल, एक पार्टिकल डाल रहा है, दूसरा डाल रहा है, तीसरा डाल रहा है ना। अब वो सैंड पार्टिकल डालेगा तो आप इतना तो समझ रहे हो कि सैंड पार्टिकल का कुछ तो वेट होगा ही, कुछ तो वेट होगा ही। मान लो इसने थोड़े 3 4 5 6 इस तरीके से छोटे छोटे इतने सैंड पार्टिकल इसने डाल दिए, ठीक। इतना सैंड पार्टिकल जब ये डाल देगा तो क्या होगा कि आपको बाहर से दिख तो नहीं रहा होगा लेकिन पिस्टन थोड़ा बहुत तो नीचे आएगा ही, थोड़ा बहुत तो नीचे आएगा ही, ये पिस्टन हल्का फुल्का नीचे आएगा, है ना। लेकिन ये फोर्स क्योंकि बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है, तो थोड़े टाइम बाद ऐसा भी हो सकता है कि इक्विलिब्रियम आ जाए और ये फिर से अपनी ओरिजिनल स्टेट पे चला जाए। मतलब जो ये चेंज कर, छोटे से टाइम में थोड़ा सा पार्टिकल डाला हल्का सा, तो उससे चेंज हुआ तो है लेकिन इतना कोई सिग्निफिकेंट नहीं हुआ, वो फिर से अपनी ओरिजिनल स्टेट पे पहुंच जा रहा है। इसका मतलब प्रोसेस क्या है, एक तरीके से इसको कह सकते हैं हम रिवर्सिबल प्रोसेस। अब दूसरा केस बनाइए, नहीं देख लीजिए पहले समझ लीजिए। अब दूसरा केस देखिए, सेकंड केस। सेकंड केस में हम क्या करें, ये हमने ले लिया वही सेम सिस्टम है, पिस्टन है, गैस है ना। अब यहाँ पे हमने बैठा दिया किसी ज्यादा ही बुद्धिमान व्यक्ति को, उसने क्या किया, इतना बड़ा सा पत्थर लेके आया, अपने से भी साइज से बड़ा पत्थर लेके आया और इसके ऊपर यहाँ पे बड़ा सा हैवी मास डाल दिया। अब इतना बड़ा पत्थर अगर डाल देगा वो, यहाँ पे इतना बड़ा फोर्स लगाएगा तो पिस्टन सडनली एकदम से क्या होगा, अचानक से इतना ज्यादा फोर्स लगा दोगे, जब एक एक डाल रहे हो तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, छोटे छोटे सैंड पार्टिकल डाल रहे थे तो आपको बाहर से दिखेगा ही नहीं कि कुछ चेंज हो रहा है, तो आपको लगेगा जैसे रिवर्सिबल प्रोसेस चल रहा है। और यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही आप हैवी मास एक साथ डाल दोगे तो ये जो पिस्टन है वो अचानक से एकदम नीचे आ जाएगा, है ना।
अब आप सोचो कि ये इसको आप हटा दो और ये रिवर्स हो जाए, तो ये रिवर्स नहीं होगा। इस फोर्स को आप हटा दो और ये फटाफट से रिवर्स हो जाए, तो ये रिवर्स नहीं होगा। आपने एकदम से सडनली ज्यादा डाल दिया ना प्रेशर, तो जो चेंज आ जाएंगे वो रिवर्स नहीं होंगे। तो ऐसे प्रोसेस को बोलेंगे इरिवर्सिबल, और ऐसे प्रोसेस को, पहले वाले प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल। अब डायग्राम बनाइए और इनकी एक एक माइन्यूट प्रॉपर्टीज करेंगे हम। ये रिवर्सिबल का डायग्राम है, ये बना लीजिए और एक एक पॉइंट लिखेंगे हम लोग, क्या पॉइंट है, क्या बातें हैं। एक डायग्राम रिवर्सिबल का बना लीजिए, एक इरिवर्सिबल। बना लो डायग्राम, प्रॉपर्टीज लिख लेंगे। नहीं बना है तो वही बना लेना, कोई दिक्कत। समझ तो आ गया ना, डायग्राम में तो कुछ ऐसा है। बना लिया? मनस्वी बना लिया? अब देखो, ये जो सैंड की वजह से जो ऊपर से तुम फोर्स लगा रहे हो ना, इसको बोलते हैं, यहां से जो फोर्स लगेगा इसको बोलते हैं ड्राइविंग फोर्स। क्या नाम देते हैं इसको? ड्राइविंग, है ना। और ये क्योंकि गैस के पार्टिकल हैं, तो गैस के पार्टिकल भी आपस में टकरा रहे होंगे, तो कुछ ये जो पिस्टन है इस पे फोर्स लगाएंगे, तो यहां से जो फोर्स लगता है, जो गैस लगाती है, उसको बोलते हैं अपोजिंग फोर्स। बाहर से जो आपने लगाया था वो ड्राइविंग फोर्स था, गैस अंदर से जो लगाएगी उसको क्या बोलोगे? अपोजिंग, ड्राइविंग एंड अपोजिंग। अब रिवर्सिबल में एक एक दो दो पॉइंट लिखेंगे, क्या इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला पॉइंट लिखिए रिवर्सिबल में, पहला तो डेफिनेशन लिख लिया आपने, अब दूसरा पॉइंट लिखिए इसमें। ड्राइविंग फोर्स शुड बी ड्राइविंग फोर्स should be ड्राइविंग फोर्स शुड बी इनफाइनाइटली, ये वर्ड सुना होगा ना आपने, इनफाइनाइटली, इसका क्या मतलब होता है? हाँ, ग्रेटर देन अपोजिंग फोर्स। ये होगा ना, ग्रेटर देन अपोजिंग फोर्स। थर्ड पॉइंट, नहीं, बहुत छोटा होगा, है? मतलब थोड़ा सा ही बड़ा होगा। हाँ, ग्रेटर देन तो है, थोड़ा सा ही बड़ा होगा। प्रोसेस टेक्स प्लेस in infinitely, ये वर्ड, स्मॉल स्टेप्स, छोटे छोटे स्टेप्स में होगा। और वो छोटे स्टेप क्या होंगे? बहुत छोटे होंगे। मतलब जैसे मान लो यहां से गैस में चेंज यहाँ पे आ रहा है, तो आप इसको
10 स्टेप में अगर तोड़ दो, सिलेंडर में गैस यहां से यहां अगर आ रही है तो इसको 10 स्टेप में तोड़ दो, छोटे 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 स्टेप्स में। छोटे छोटे स्टेप्स क्यों हो रहे हैं? अभी मैंने क्या आपको सिखाया कि यहाँ पे एक सैंड पार्टिकल डालोगे तो कितना कम चेंज आएगा, उसको एक स्टेप बोल दिया। फिर दूसरा डाला तो और कम चेंज, तीसरा डाला, इस तरीके से तो बहुत माइन्यूट छोटे छोटे स्टेप्स होंगे। तो रिवर्सिबल प्रोसेस तभी हो पाता है जब स्टेप्स क्या हो, बहुत छोटे हो, और उनके लिए वर्ड क्या दिया गया, इनफाइनाइटली छोटे छोटे स्टेप्स होने चाहिए, तब प्रोसेस क्या होगा, रिवर्स। अगर आप बड़े बड़े स्टेप्स करेंगे तो प्रोसेस इरिवर्सिबल हो जाता है, मतलब उसको रिवर्स करना डिफिकल्ट होता है। थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट लिखिए, इट टेक्स इनफाइनाइट टाइम टू कंप्लीट। इट टेक्स इनफाइनाइट टाइम टू कंप्लीट। जैसे ये सब लैंग्वेज में क्यों लिखा रही हूं, क्वेश्चन में क्या करते हैं, कभी कभी घुमा देते हैं आपको। ये नहीं लिखेंगे कि प्रोसेस रिवर्सिबल है, प्रोसेस में लिख देंगे प्रोसेस इनफाइनाइटली स्मॉल स्टेप्स में हो रहा है, या लिख देंगे प्रोसेस जो है कंप्लीट होने में इनफाइनाइट टाइम ले रहा है, धीरे धीरे एक एक सैंड पार्टिकल एक आदमी बैठ के डाल रहा है, तो धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप्स में हो रहा है। तो प्रोसेस एक तरीके से कभी भी तुम देखोगे तो क्या दिखेगा तुम्हें, बिल्कुल बहुत छोटा सा चेंज आ रहा है, तो कभी भी तुम्हें लगेगा कि रिवर्स हो रहा है ना। तो इतना ज्यादा आपने फोर्स नहीं लगाया तो रिवर्स होना इजी है, तो रिवर्सिबल प्रोसेस है ना। तो ये रिवर्सल प्रोसेस की पहचान है कि कितना टाइम लेगा, इनफाइनाइट टाइम लेगा कंप्लीट होने में। स्टेप्स क्या होंगे, बहुत छोटे छोटे होंगे, है ना, और बहुत स्टेप्स होंगे। फोर्थ पॉइंट लिखिए। फिफ्थ पॉइंट, इट इज अ आइडियल प्रोसेस। ऐसा प्रोसेस होता नहीं है इन जनरली। कैसा प्रोसेस है ये, आइडियल है। अब कौन बैठ के ये इतने छोटे छोटे फोर्स लगाएगा, रियल नहीं है, मतलब ऐसी कल्पना की जा सकती है कि ऐसा प्रोसेस हो सकता है। इट इज अ आइडियल प्रोसेस। सिक्स्थ पॉइंट लिखिए, वर्क ऑब्टेन्ड इज मैक्सिमम। इसमें वर्क मैक्सिमम मिलता है। अभी वर्क निकालना सिखाएंगे आपको। यहाँ पे देखिए केमिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे फॉर्मूला होंगे जिनके डेरिवेशन भी हैं, है ना। तो डेरिवेशन अपने काम के नहीं है, तो डेरिवेशन में नहीं सिखाऊंगी, वो आप फिजिक्स में जो रिक्वायरमेंट होगी वो आप सीखेंगे। तो यहाँ डेरिवेशन नहीं सिखाएंगे अपन, टू द पॉइंट। वर्क ऑब्टेन इज मैक्सिमम। सिस्टम इज in virtual equilibrium at any state। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आप देखो तो बाहर से सिस्टम ऐसा दिखाई देगा जैसे कि इक्विलिब्रियम में है, मतलब प्रोसेस हो ही नहीं रहा। अभी बैठ के एक एक सैंड पार्टिकल अगर डाल रहे हैं तो कितना चेंज आएगा, बहुत ही कम चेंज आएगा। तो आपको ऐसा लगेगा कि चेंज हो ही नहीं रहा है ना। तो इक्विलिब्रियम लगेगा, जितना गैस नीचे की तरफ आ रही है उतना ही थोड़ी देर में ऊपर पहुंच जाएगा पिस्टन। तो इसका मतलब सिस्टम कैसा दिखाई देगा आपको, वर्चुअल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब है दोनों प्रोसेस बराबर से लगेंगे, जैसे बराबर रेट से हो रहे हो, जैसे बराबर स्पीड से हो रहे हो। नेक्स्ट प्रोसेस लिखिए, इरिवर्सिबल। नेक्स्ट लिखेंगे इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल में उसका अपोजिट हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, इन दिस प्रोसेस डायरेक्शन चेंज
कैन नॉट बी रिवर्स्ड, डायरेक्शन चेंज cannot be reversed by small changes in variable. रिवर्सिबल का मतलब यही था ना, दोनों डायरेक्शन में हो जाए प्रोसेस, है ना। अब इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होगा, जिसमें जैसे आप फोर्स मान लो आपने लगा दिया, एक ब्रिक डाल दिया उसके ऊपर, अब वो ब्रिक हटा रहे हो तो भी उसको ओरिजिनल आने में बहुत टाइम लगेगा। ओरिजिनल तक आने में उसको ऐसा नहीं कि जैसे आपने सडन डाला है ब्रिक को तो वो जिस पोजीशन पे पहुंचा फिर से अगर उस प्रेशर को आप हटा लो, उस फोर्स को हटा लो तो तुरंत चेंज आ जाए, ऐसा नहीं होगा। तो यही बात लिखी हुई है, थोड़ी साइंटिफिक लैंग्वेज में लिखी है, डायरेक्शन चेंज कैन नॉट बी रिवर्स बाय स्मॉल चेंजेस इन वेरिएबल। जो वेरिएबल जिसको आप चेंज कर रहे हो उसमें अगर स्मॉल चेंज करोगे तो डायरेक्शन चेंज पॉसिबल नहीं है। बात समझ आ रही है। सेकेंड पॉइंट लिखिए इसमें इरिवर्सिबल में, प्रोसेस टेक्स प्लेस इन शॉर्ट टाइम, बहुत छोटे टाइम में हो। इसकी पहचान ही यही है कि सडन होगा, कभी कभी तो ये भी लिखते हैं सडन, अचानक से चेंज हो रहा है तो उसको बोलेंगे इरिवर्सिबल। क्या पहले पॉइंट में ये है कि जैसे मान लो तुमने यहाँ पे गैस भरी हुई थी, ठीक है, अब तुमने इस पे ब्रिक डाल दिया भारी सा, तो एकदम से इसमें चेंज ये आ गया, ठीक। अब अगर इसकी डायरेक्शन को आप चेंज करना चाहते हो, पहले तो ये नीचे आया था, अब चाहते हो कि ये पिस्टन फिर से ऊपर चला जाए, पहले नीचे आया अब चाह रहे हो फिर से ऊपर चला जाए, तो इस चेंज इसमें अगर थोड़ा सा चेंज करोगे तो ये ऐसा नहीं है कि तुरंत ऊपर चला जाएगा, मतलब ये हाँ ये रिवर्स नहीं हो पाएगा, काइंड ऑफ आप कहेंगे रिवर्स नहीं हो पाएगा। हाँ सैंड डाल रहे हो तब तो धीरे धीरे कर रहे हो प्रोसेस को, एक एक सैंड डाल रहे हो, उसमें तो इक्विलिब्रियम बना हुआ है, इसमें इक्विलिब्रियम बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया ना, पहले यहाँ पे था पिस्टन अचानक से नीचे आ गया, इसकी पहचान ही है सडन। प्रोसेस कैसा किया आपने, सडन। तो अब आप चाहोगे इसको हटा लो इसको तो नहीं होगा, रिवर्स नहीं हो पाए, ठीक। थर्ड पॉइंट लिखिए, शॉर्ट टाइम लिख लिया, सडन लिख लिया, थर्ड पॉइंट में लिखिए it takes finite time and in single step, फाइनाइट टाइम लगता है इसमें और सिंगल स्टेप में हो जाता है, प्रोसेस अचानक से हो गया एक ही स्टेप में और रिवर्स हो ही नहीं पा रहा। फोर्थ पॉइंट लिखिए, ऑल नेचुरल प्रोसेस आर इरिवर्सिबल। जितने नेचुरल प्रोसेस होते हैं वो सब कैसे होते हैं, जैसे मान लो सन से लाइट आ रही है ना, अब आप बोलो कि सूर्य भगवान ऐसा करिए अपना लाइट लेके चलिए, निकलिए वापस जाइए, हाँ हाँ, क्या उनके उसकी लाइट को वापस भेज सकते हो, भेज सकते हो क्या, तो ये नेचुरल प्रोसेस हो गया। नेचुरल प्रोसेस किस नेचर के होते हैं, इरिवर्सिबल। जैसे मान लो ये सनलाइट आ गई हम अपने, तो इसको वापस थोड़ी कर सकते हो, एक ही डायरेक्शन में होगी, इधर आ रही है अर्थ पे तो एक ही डायरेक्शन है, आप वापस थोड़ी भेज सकते हो इसको, ये प्रोसेस नहीं हो पाएगा वापसी वाला, है ना।
जैसे नेचुरल टेंडेंसी होती है, अगर कहीं पे हाई एल्टीट्यूड पे आपने यहाँ पे कोई पानी की बोतल ओपन कर दी है ना, लेड ओपन कर दिया, तो पानी ऊपर से नीचे की तरफ ही आता है, पहाड़ों से पानी ऊपर से नीचे की तरफ आता है ना। तो ये कैसा प्रोसेस हो गया आपका, नेचुरल कह सकते हैं कि भाई ऊपर से नीचे आ रहा है पहाड़ों से पानी, ठीक। लेकिन अगर आपको रिवर्स प्रोसेस करना है तो आपको फिर बहुत एफर्ट लगाना पड़ेगा। अगर आपको पानी नीचे से ऊपर ले जाना है, अपनी टंकियों में पानी चढ़ाना होता है, कहाँ है? तो मोटर लगानी पड़ती है। नेपाल में हाँ। हाँ। अच्छा, फिर से स्टडी करके बताना। तो अगर आपको इस प्रोसेस को रिवर्स करना है तो आपको पानी ऊपर पहुंचाना है तो मोटर लगानी पड़ती है ना, अलग से ड्राइविंग फोर्स बहुत तगड़ा वाला लगाना पड़ता है, ऐसे तो नहीं होगा। तो नेचुरल प्रोसेसेस जो होते हैं वो कैसे होते हैं, इरिवर्सिबल। जितने नेचुरल प्रोसेस होंगे, नेचर में प्रोसेस हो रहे होंगे, वो कैसे होंगे, इरिवर्सिबल, ठीक है। जैसे मान लो कि नेचुरल प्रोसेस है कि अगर फ्लावर की कोई कली है, बड है, अब वो फ्लावर बन गई, अब आप बोलो कि उसको फिर से आप बड बना दो, तो हाँ, ऑल नेचुरल प्रोसेस आर इरिवर्सिबल। अगला पॉइंट लिखिए, अभी पढ़ेंगे। सिस्टम इज ये क्या, हम उसके उसमें मत जाओ, बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। ये बोल रही खाना खाना भी रिवर्स होता है, उसका रिवर्स बहुत बेकार होता है, छोड़ो। सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, सिस्टम जो होता है इसमें, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम at initial and final state only। इक्विलिब्रियम दिखाई देगा शुरू की स्टेट में और फाइनल स्टेट में। फाइनल स्टेट में जाके रुक जाएगा, इक्विलिब्रियम का मतलब है रुक जाए, एक तरीके से आप ये कह सकते हो। तो उस टाइम पे ऐसा नहीं कि बिल्कुल रुका हुआ है, जितना ऊपर जा रहा है उतना ही नीचे जाएगा, तो आपको लगेगा जैसे कि रुका हुआ, तो उस स्टेट को बोलेंगे इक्विलिब्रियम। तो जब प्रोसेस जस्ट शुरू ही होता है उस टाइम पे इक्विलिब्रियम देखने को मिल सकता है और फाइनल स्टेट पे देखने को मिल सकता है इरिवर्सिबल में। रिवर्सिबल में किसी भी टाइम देखो आपको लगेगा कि पिस्टन रुका ही हुआ है, इक्विलिब्रियम ही लगेगा आपको। एक एक डालते जा रहे हो तो भी क्या लगेगा, इक्विलिब्रियम, क्योंकि उस वो चेंज क्या हो रहे हैं, बहुत छोटे हो रहे हैं। लिख लिया। नेक्स्ट लिख लो, ड्राइविंग फोर्स इज ग्रेटर देन अपोजिंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स इज ग्रेटर देन अपोजिंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स जो होता है वो बहुत ज्यादा, देखो कितना बड़ा हमने पत्थर डाला था, अपोजिंग फोर्स से बहुत ज्यादा बड़ा है, तो भी रिवर्स नहीं हो पाता फटाफट से। हाँ, क्लियर है प्यारे बच्चों, बोलिए क्लियर है। चलिए अब हम लोग वर्क की बात करें, पहले वर्क की बात कर लेते हैं, चलो फिर उसके बाद और चीजें बताते हैं। थर्ड लॉ उसमें तो रिवर्स है भाई, अभी यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग थर्मोडायनेमिक्स का थर्ड लॉ, तो वहां पे ये बात आएगी। सेकेंड लॉ, सॉरी थर्ड नहीं, सेकेंड।
जैसे मान लो हाई टेम्परेचर की कोई वेसल है, उसको लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पानी रखा हुआ है एक वेसल में, दूसरे में लो टेम्परेचर का पानी रखा हुआ है, दोनों को ग्लास ट्यूब से कनेक्ट कर दिया। तो नेचुरल प्रोसेस तो ये है कि हाई टेम्परेचर से हीट लो टेम्परेचर की तरफ जाए, है ना। लेकिन अगर हम लो से हाई की तरफ ले जाना चाहते हैं हीट, तो कोई फोर्स लगाना पड़ेगा, कोई ना कोई एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। यही सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, अभी पढ़ेंगे हम। तभी तो मोटर नीचे से पानी ऊपर ले जाना है तो आपको एक ड्राइविंग फोर्स, बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं, किस पे बात करें, हीट कैपेसिटी पे बात। दो चार चीजें और छोटी छोटी, देखो थर्मोडायनेमिक्स में क्या है, पहले छोटी छोटी डेफिनेशन, छोटे छोटे टर्म समझेंगे, तब हम लोग क्वेश्चंस पे आ पाएंगे। नहीं तो हर क्वेश्चन में 10 टर्म आ जाएंगे। हीट कैपेसिटी की बात करते हैं। 2-3 छोड़ दो बस, 2 ही 3 छोड़ो, हो सकता है अलग अलग से करा दें तो फिर यहाँ की जगह। हीट कैपेसिटी क्लास, चलो ध्यान दो, वो पॉइंट खत्म होगा, नया टॉपिक चालू। अभी रिवर्सिबल इरिवर्सिबल वर्क निकालना सिखाएंगे, वो सब चीजें सीखेंगे, पहले हीट कैपेसिटी पढ़। हीट कैपेसिटी का क्या मतलब है, देखो मान लो कोई ये सब्सटेंस है, मान लो ये 1 किलोग्राम वाटर है ना। आप बोलोगे 1 किलोग्राम वाटर क्यों लिखा है ना, आइस भी लिख सकते हैं, जो भी लिख लें। 1 kg कोई सब्सटेंस है ना, कोई भी सब्सटेंस है 1 kg इस कंटेनर में, या 1 kg ना लो, 4 kg ले लिया, है ना, कितना भी अमाउंट का कोई सब्सटेंस है, अगर उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाते हो या कम करते हो, अगर बढ़ाओगे तो हीट दोगे, अगर टेम्परेचर कम करोगे तो हीट बाहर निकलेगी, तो उस अमाउंट ऑफ हीट को कहते हैं उसकी हीट कैपेसिटी। क्या बोलेंगे, उसकी हीट कैपेसिटी। मतलब किसी सब्सटेंस के किसी अमाउंट का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 डिग्री केल्विन बढ़ाने के लिए जितनी हीट देनी पड़ती है उसको बोलते हैं उसकी हीट कैपेसिटी। या 1 डिग्री केल्विन 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम करने के लिए कम करने में जितनी हीट बाहर निकलती है उससे, उसको कहते हैं उसकी हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो डेफिनेशन लिखें, it is amount of heat given to a particular substance to increase its temperature by 1 degree centigrade और 1 डिग्री केल्विन। हीट कैपेसिटी की यही डेफिनेशन आपको हर बुक में मिलेगी। दूसरी डेफिनेशन आप ये भी लिख सकते हैं कि इट इज अमाउंट ऑफ heat evolve when a substance या when temperature of a substance decrease by 1 degree centigrade और 1 डिग्री केल्विन। किसी सब्सटेंस का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी हीट देनी पड़ेगी या किसी सब्सटेंस का 1 डिग्री टेम्परेचर कम करने के लिए जितनी हीट निकलेगी, टेम्परेचर कम करते हो तो सब्सटेंस हीट बाहर देगा, है ना, तभी तो ठंडा होगा।
तो उसको, उस अमाउंट को क्या कहते हो? हीट कैपेसिटी ऑफ दैट सिस्टम, उस सब्सटेंस की हीट कैपेसिटी। क्लियर है? पक्का? नोट कर लिया सबने? इसी में दो टर्म और है साथ साथ में, एक को बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसको CS भी बोलते हैं या स्मॉल s भी बोलते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को CS से भी डिनोट करते हैं या स्मॉल s। ये वाली जो थी इसको C से डिनोट, CS लिख दो या स्मॉल s भी लिख दो। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है? वहां पे सब्सटेंस का अमाउंट, कोई भी अमाउंट ले सकते थे, उसका केवल टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा के देखना था कि कितना उसका हीट देना पड़ रहा है। यहाँ पे क्या है, सब्सटेंस आप लोगे 1 ग्राम, सब्सटेंस कितना लेना है? 1 ग्राम। 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी हीट देंगे उसको बोलेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो लिख देते हैं heat required to change 1 degree centigrade temperature या increase 1 degree centigrade temperature, increase 1 degree centigrade temperature of 1 gram substance। सब्सटेंस का कितने ग्राम है? 1। स्पेसिफिक वर्ड कब यूज किया? जब सब्सटेंस के कितने ग्राम ले लिए? 1 ग्राम। हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला वैसे हम लोग लिखते हैं C इज इक्वल टू Q/M डेल्टा T। C इज इक्वल टू Q/M डेल्टा T, ये हीट कैपेसिटी का, पिछले वाले। ठीक है, अब अगर हमने बोला कि M हम ले लेते हैं 1 ग्राम और डेल्टा T टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज कर रहे हैं या 1 केल्विन चेंज कर रहे हैं, तो ये C क्या बन जाएगा? CS बन जाएगा। नहीं, ये हीट कैपेसिटी है नॉर्मल, तो ये क्या बन जाएगा? CS। जब इसको 1 कर दोगे, इसको 1 कर दोगे, तो जितनी हीट दोगे उसको क्या बोलोगे? मास 1 ग्राम कर दिया, टेम्परेचर चेंज 1 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, 1 रख दिया यहाँ पे, तो ये जो हीट है उसको क्या नाम दे दिया? अब नया नाम दे दिया CS। क्लियर है? तो हीट कैपेसिटी पढ़ी हमने, अमाउंट कोई भी लेंगे, टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड, और स्पेसिफिक हीट में अमाउंट कितना कर दिया? 1 ग्राम अमाउंट है, उसका टेम्परेचर कितना कर रहे हैं? 1 डिग्री सेंटीग्रेड। अब अगला करते हैं स्पेसिफिक के बाद, मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी क्या होगी? सब्सटेंस कितना लेना है? 1 मोल, सब्सटेंस लेंगे 1 मोल। टू इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ, लैंग्वेज सही नहीं बन रही है,
क्या लिख सकते हैं? हीट रिक्वायर्ड टू चेंज टेम्परेचर बाई 1 डिग्री सेंटीग्रेड, heat required to change temperature by 1 degree centigrade or 1 degree Kelvin of 1 mole substance। थोड़ा लैंग्वेज अच्छी नहीं बनी है, आप थोड़ा कायदे से लिखिए, बात समझ आ रही है ना? ऐसे भी चलेगा, कोई डेफिनेशन आपसे पूछ नहीं रहा है, मतलब आपको समझ आना। ग्रामेटिकल कुछ है इसमें मिस्टेक? क्लियर है? किसी भी अमाउंट का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड, हीट कैपेसिटी 1 ग्राम का स्पेसिफिक हीट, 1 मोल का, वो 1 ग्राम के लिए, ये 1 मोल के लिए। क्लियर है? बोलो बच्चों। पक्का? हम सबसे ही पढ़ा रहे हैं, इससे भी पढ़ा रहे हैं, और भी एक्स्ट्रा और भी ज्ञान है इसमें। चलिए अब देखो, एक फार्मूला याद रखते हैं हम लोग। अगर हम मोलर हीट कैपेसिटी लेते हैं ना, ये मोलर हीट कैपेसिटी, तो ये जो कैपेसिटी लेते हैं हम लोग, ये दो तरीके से लेते हैं। एक लेते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलर हीट कैपेसिटी, इसको हम बोलते हैं CPM। C का मतलब हीट कैपेसिटी, P का मतलब एट कांस्टेंट प्रेशर कैलकुलेट की गई है, और M का मतलब मोलर। M का मतलब मोलर। ऐसे भी लिख के कभी कभी बुक में आपको मिलता है, ऐसा भी मिलेगा। और अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे निकालें, इसको दो ही तरीके से निकालते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम मोलर हीट कैपेसिटी, तो इसको लिखते हैं CVM। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम निकालें, मोलर हीट कैपेसिटी, तो CPM, और एट कांस्टेंट प्रेशर निकालें तो CVM। वन मोल के लिए है ये, 1 मोल के लिए है। चलिए नोट हो गया सबका? एक आपका फिजिक्स में आप एक फॉर्मूला का डेरिवेशन पढ़ोगे, फिजिक्स में आता है मेयर्स फॉर्मूला बोलते हैं। इस चैप्टर में पढ़ेंगे आप मेयर्स फॉर्मूला, 11th में आता है डेरिवेशन। कॉम्पिटिशन में तो जरूरत नहीं होती, पर हम डेरिवेशन नहीं बताने वाले, हमारे में नहीं आता, हम केवल फॉर्मूला पढ़ेंगे। CPM माइनस CVM इज इक्वल टू R। R है गैस कांस्टेंट, R आपका गैस कांस्टेंट। CP माइनस CV भी बोलते हैं जनरली, ऐसे ही बोल देते हैं CP माइनस CV इज इक्वल टू R। अगर ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब ये जो CP CV है वो कौन सी कैपेसिटी होगी? मोलर हीट कैपेसिटी होगी। अगर कहीं ऐसे लिखा है CP माइनस CV इज इक्वल टू R, तो आप ये क्या समझेंगे? मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट
प्रेशर, अगर ऐसे लिखा हुआ है, CPM नहीं लिखा है, केवल CP माइनस CV इज इक्वल टू R लिखा है। हाँ दूसरा वाला अंडरस्टूड है, तो समझ ही जाएंगे आप। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। कोई समस्या? कोई दिक्कत है तो बोलिए। एक और फॉर्मूला है, CP बाई CV इज इक्वल टू होता है गामा। CP बाई CV इज इक्वल टू गामा। गामा को क्या बोलते हैं? पॉइसन्स रेशियो। पॉइजन की स्पेलिंग तो नहीं लिख दी है मैंने? वही लिख दी है। तो इसमें आई को इधर कर लीजिए, ओ को उधर कर लीजिए। हाँ कुछ ऐसा ही है, पॉइसन्स। हमने पढ़ा हुआ है कहीं, तो इसमें लिखा नहीं है क्या नाम है। मैंने पॉइजन ही लिख दिया है ना। स्पेलिंग में अंतर, रेशियो, स्पेलिंग में अंतर है थोड़ा। इसमें आ रहा है पॉइजन मीनिंग POI डबल SON, डबल SON, POI डबल SON, पॉइसन्स रेशियो। क्लियर है? यहां तक बात क्लियर है? अब वर्क निकालना सीखे। पीवी वर्क निकालना सीख रहे हैं। वर्क कई तरीके के पढ़ेंगे यहाँ पे हम लोग। यहाँ पे मेनली जो हमें पढ़ना है वो पीवी वर्क निकालना है। पीवी वर्क का मतलब प्रेशर वॉल्यूम वर्क निकालेंगे। प्रेशर वॉल्यूम कर्व से वो वर्क निकलता है, पीवी वर्क। तो अब डेफिनेशन हेडिंग डालिए। वर्क कैसे निकालेंगे, वर्क कैलकुलेशन। उसमें सबसे पहला हम लोग कर रहे हैं पीवी वर्क निकाल। पीवी वर्क निकालेंगे। पी और वी के बीच में अगर आपको कर्व दिया हो तो वर्क कैसे निकाला जाए ये निकालना आपको सिखा रहे हैं। अभी रिवर्सिबल इरिवर्सिबल में अलग से सीखेंगे। चलिए, जैसे मान लो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में कर्व दिया, ऐसे कर्व बना हुआ है। प्रेशर वॉल्यूम कर्व अगर है और आपको वर्क निकालना है तो इसमें ध्यान आपको देना है कि इसमें जो वर्क होता है ये होता है एरिया अंडर कर्व। यानी कर्व के नीचे जो एरिया आ रहा है उसका एरिया निकाल लीजिए, वही उस प्रेशर वॉल्यूम कर्व का वर्क होगा, है ना। यानी प्रोसेस हो रहा है ए से बी, प्रोसेस कहाँ जा रहा है, ए से बी जा रहा है। तो अगर आपको निकालना है प्रेशर वॉल्यूम वर्क तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, एरिया अंडर दिस कर्व। इस कर्व के नीचे जो एरिया है वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे निकालते हैं इसको, इसको दो टुकड़ों में तोड़ देते हैं ऐसे, और मान लीजिए इसके डेटा आपको दे रखे हो, यहाँ पे दे रखा हो, यहाँ प्रेशर दे रखा है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, है ना, और वॉल्यूम मान लो दे रखा हो मीटर क्यूब में, ऐसे दे रखा हो। यहाँ पे मान लो प्रेशर दे रखा है 1, यहाँ पे दे रखा है 2, यहाँ पे दे रखा है 3, यहाँ पे दे रखा है 4, इस तरीके से। यहाँ पे वॉल्यूम 1 दे रखा है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है ना, इस तरीके से दे रखा है, ग्राफ है।
तो इसके नीचे का एरिया कैसे निकलेगा? अगर इस पॉइंट को O कह दो, इसको P कह दो, इसको Q कह दो, तो इसका एरिया निकलेगा। देखिए एरिया दोनों का निकाल लो, इसको ट्रायंगल मान लो, एरिया AOB का निकाल लो और एरिया निकाल लो OBQP का। ये नंबर दिखाई दे रहे हैं ऑनलाइन बच्चों? सारे पॉइंट दिख रहे हैं OBQP। एरिया निकाल सकते हैं हम, ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे और इसका निकाल लेंगे। अप्रॉक्स वर्क का आपका आ जाएगा। निकाल के दिखा दीजिए जरा। अब एरिया निकाल लीजिए, डेटा दे रखा है। कोमल क्या कर रहा है? ये लो, ऐतिहासिक पेंसिल है। मनस्वी इससे लिख रही है। इसको हम उसमें रखेंगे, म्यूजियम में रखने लायक चीज। उससे लिख पा रही थी। चलो एरिया बनाओ, जल्दी जल्दी निकालो। ऑनलाइन केशव आंसर देंगे इसका। एरिया निकालो। बहन एरिया निकालो, ही नहीं करो, जल्दी से एरिया निकालो। ये सिंपलेस्ट सवाल है। केशव आ गया आंसर। AOB का कैसे आएगा? अगर राइट एंगल ट्रायंगल मान लेते हो तो हाफ ऑफ 4 - 1 मल्टीप्लाइड बाई क्या आ जाएगा? 4 - 1। यही आ रहा है ना सेम। तो कितना आ गया ये वैल्यू? 3399 और ये आ गया 4.5। ये एरिया इसका कितना आएगा? ये आपने लिया है 4 - 1 3 और ये लिया है 1, तो 3 आ जाएगा यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे 4.5 आई है, तो टोटल कितना बन जाएगा? 7 ये वर्क हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, और मीटर क्यूब में अगर ये है तो ये किस में आ जाएगा? जूल में। कोई समस्या? बोलिए प्यारे बच्चों। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। कोई दिक्कत? वर्क डन का फॉर्मूला वैसे होता है, पीवी वर्क डन का फॉर्मूला W इज इक्वल टू -P एक्सटर्नल डेल्टा V, -P एक्सटर्नल डेल्टा V। ये भी याद रखना, ये भी। इस प्रोसेस में A से B जाने में वॉल्यूम बढ़ रहा है या कम हो रहा है? वॉल्यूम बढ़ रहा है या कम हो रहा है? इस प्रोसेस में वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसका मतलब V फाइनल ज्यादा होगा V इनिशियल से, तो डेल्टा V निकालते हो आप V फाइनल माइनस V इनिशियल से, तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। बोलो, इसकी वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव। तो अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो
वर्क डन क्या आना चाहिए? अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो पी एक्सटर्नल प्रेशर तो पॉजिटिव में ही लेते हैं, तो क्या आ जाएगा? नेगेटिव में आना चाहिए। वर्क कैसा आना चाहिए? नेगेटिव। नेगेटिव वर्क का क्या मीनिंग समझाया था आपको मैंने? वर्क डन बाय द गैस, है ना? अगर सिस्टम गैस का ले लें तो वर्क डन बाय द सिस्टम। यहाँ पे हमने डेटा ऐसे ले लिए हैं, है ना? अगर इस तरीके के कर्व बनेगा तो वर्क डन जब आप कैलकुलेट करोगे ना तो वैल्यू नेगेटिव आएगी, ऋणात्मक। अब मैं दोबारा नहीं बोलूंगी, मुश्किल से बोल दिया मैंने। ये सब कह रहे हैं इतना हार्ड, शैतान बच्चे हैं। क्या? चल, ये कर लिया ना क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 2, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। अगर रिवर्सिबल प्रोसेस है और कैसा है? आइसोथर्मल है, तो इसमें वर्क कैसे निकालेंगे? वर्क का फॉर्मूला, वर्क डन कैसे निकालेंगे इसके? रिवर्सिबल आइसोथर्मल के लिए वर्क डन कैसे निकालते हैं? यहाँ पे W आता है एग्जैक्टली माइनस PdV लेंगे। यहाँ पे लिमिट होती है V2 V1, ये इंटीग्रेशन का साइन है, अगर हमसे कुछ गलत बना हो तो क्षमा चाहते हैं। माइनस साइन बाहर आएगा। अगर रिवर्सिबल आइसोथर्मल लेते हैं हम लोग प्रोसेस, तो इसमें फाइनल फॉर्मूला आपको मैं लिख के बताती हूँ। फाइनल क्या आएगा पूरा डेराइव करके नहीं, माइनस एन आर टी, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, लॉग ई V2 बाई V1। V2 जो है वो V फाइनल है और V1 जो है वो V इनिशियल है, शुरू का। हाँ, लॉग 2.3010, अभी बताएंगे 2 की 3 की 4 की 5 की, याद रखनी होगी 0.3010। हाँ, ये देखो बेस ई है, बेस ई का मतलब होता है नेचुरल लॉग, लेकिन अपने को वैल्यू किसमें पता होती है? बेस 10 वाले लॉग में पता होती है। तो अगर बेस 10 में इसको फॉर्मूला को चेंज करना है तो ये फॉर्मूला बन जाता है -2.303 NRT log V2 बाई V1। ये फॉर्मूला अपने काम आएगा सवाल में, -2.303 NRT log V2 बाई V1। ये PdV से ही निकाला गया है ना, इंटीग्रेट करके PV इज इक्वल टू NRT लगा के। कौन से प्रोसेस के लिए? रिवर्सिबल हो और कैसा प्रोसेस हो? आइसोथर्मल, टेम्परेचर कांस्टेंट। इसका अगर दूसरा फॉर्मूला लिखना चाहे -2.303 NRT लॉग, अगर प्रेशर में लिखना चाहे तो माइनस साइन हो जाएगा प्लस, या अगर माइनस में लिखें तो माइनस में ही लिखते हैं, दोनों फॉर्मेट सेम लिखो। माइनस में लिखोगे तो यहाँ पे P1 बाई P2 आ जाए, चेंज इतना ही, प्लस फॉर्मेट ना लिखवाए, माइनस में यहाँ पे P1 बाई P2 आ जाए।
ये फॉर्मूला याद रखना है, -2.303 लॉग एनआरटी लॉग V2 बाई V1 या P1 बाई P2। अगर प्रेशर दिए हुए हैं तो क्वेश्चन में प्रेशर लगा लेंगे, अगर वॉल्यूम दिए हुए तो वॉल्यूम वाला लगाना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। वो डिपेंड करेगा वॉल्यूम क्या आता है। ठीक है, कोई समस्या बोलिए। हाँ पढ़ेंगे ना, बीच में नहीं पढ़ेंगे कैसे, जो चैप्टर निकाल दिया गया, मतलब मेन से निकाल दिया गया। इरिवर्सिबल प्रोसेस अगर है, इरिवर्सिबल अगर प्रोसेस है, आइसोथर्मल है, कोई भी है, और तो उसके लिए एक ही फॉर्मूला है जो आपको अभी सिखाया था, -P एक्सटर्नल डेल्टा बी, वही वाला। इरिवर्सिबल के लिए ये लगाना। सवाल करें इस पे अब, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल का कोई सवाल वाल किया जाए तभी तो बात तो तभी बने, बिना मतलब की बातें करने का कोई फायदा ना है। चलिए चलो। क्वेश्चन लिखिए, 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक गैस वन मोल ऑफ मोनोएटॉमिक, एक वर्ड और यूज कर लो, आइडियल गैस। आइडियल नहीं होगी तो सिचुएशन खराब हो जाएगी। दूसरा आइडियल के लिए लेंगे हम लोग। वन मोल आइडियल मोनोएटॉमिक गैस, मोनोएटॉमिक क्यों यूज किया अभी बताएंगे आप। 1 मोल आइडियल मोनोएटॉमिक गैस expanded from state 1 to state 2, expanded from state 1 to state 2, state 1 to state 2, find out work done, find out work done at 298 केल्विन। टेम्परेचर भी दे रखा है, at 298 केल्विन। पूरा प्रोसेस इसी टेम्परेचर पे हो रहा है, टेम्परेचर दे दिया है ना। इसका मतलब प्रोसेस क्या ले सकते हैं हम लोग, आइसोथर्मल ले सकते हैं। बोल दिया प्रोसेस किस पे हो रहा है, 298। वर्क डन निकालना है, डायग्राम बना दे। दो स्टेट दे रखी है, स्टेट 1 में दे रखा है यहाँ पे प्रेशर बार में दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है लीटर में।
यहाँ पर वॉल्यूम है 22.7, यहाँ पे प्रेशर दे रखा है 1, यहाँ पे प्रेशर दे रखा है 2, आगे वॉल्यूम दिया नहीं है। स्टेट 1 का वॉल्यूम दिया है, 2 का वॉल्यूम नहीं दिया। चलिए एट 298 केल्विन दिया हुआ है, तो इसका मतलब आप क्या समझ सकते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस है। हाँ बोल दिया एट दिस टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है पूरा प्रोसेस। तो आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब आपके पास V1 तो दे रखा है, V1 का मतलब स्टेट 1 का वॉल्यूम 22.7, लेकिन V2 नहीं दे रखा है, बट P1 और P2 दे रखे हैं। P1 दे रखा है और P2 दे रखा है। P1 आपका स्टेट 1 का 2 है और ये P2, तो आप P2 P1 वाला फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हो। निकालिए। 1 मोल गैस है, NRT में N होता है मोल, T होता है टेम्परेचर। ये फॉर्मूला लगाएंगे, P1 बाई P2 लगा दीजिए। R गैस कांस्टेंट, N मोल्स ऑफ गैस, T टेम्परेचर इन केल्विन। R की वैल्यू कई सारी होती है, यहाँ पे लीटर दे रखा है, तो यहाँ पे आप R की वैल्यू लगाएंगे 0 लीटर में दे रखा है, तो आपको लीटर वाली लगानी पड़ेगी। ये जूल वाली लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं ऐसा? बार, बार में दे रखा है। एटीएम और बार में कितना डिफरेंस होता है? थोड़ा सा ही होता है शायद। प्रेशर की यूनिट है, एटीएम और बार में कितना डिफरेंस होता है? देखें, सारी वैल्यू रखो, आर की वैल्यू चाहिए होगी, सारी वैल्यू रखो। log 1 की तो 0 1 आ रहा है क्या? log 2 की 0.3010। 1 ATM इज इक्वल टू 1.013 बार ले सकते हैं प्रॉक्स। हाँ, प्रेशर इन्होंने ले रखा है, बार में दे रखा है ना। एटीएम में ले तो ज्यादा अच्छा है, बार और इसको अप्रॉक्स कह सकते हैं, अप्रॉक्स ले सकते हैं। बार और एटीएम अप्रॉक्स बराबर से हैं। log 2 की वैल्यू 0.3010। वन की क्यों जरूरत पड़ी? 0। आर की वैल्यू क्या लगा रहे हो? आर की वैल्यू कई सारी होती है, जूल वाली 8.314 होती है, लीटर एटीएम वाली दूसरी होती है, लीटर एटीएम वाली होती है 0.0831 करके होती है, 0.0831 होती है आर की। आर की एग्जैक्ट वैल्यू मैं बताती हूँ आपको क्या लगा।
0.0821 लगाइए, लीटर एटीएम वाली है, 821, 0.0821 लीटर एटीएम वाली लगाते हैं। जब वॉल्यूम लीटर में हो, प्रेशर एटीएम में हो, यहाँ पे बार में है तो अप्रॉक्स ले सकते हैं, बार एटीएम में अप्रॉक्स इक्वल है, तब लीटर एटीएम वाली आर की वैल्यू लेनी पड़ती है अपने को, वो होती है 0.0821, लिख देती हूँ ना, आर की वैल्यू आपको लेनी है 0.0821। लीटर एटीएम में अगर दिया हुआ हो वैल्यू तो ये लगानी पड़ेगी। तो आपका वर्क डन कैसे निकलेगा, -2.303 मोल्स 1 है, आर की वैल्यू हो गई 0.0821, टेम्परेचर 298 हो गया, लॉग ऑफ P1 P2 क्या था, P1 कितना प्रेशर था, P1 2 था अपॉन 1, लॉग 2 बन जाएगा ये, तो ये वैल्यू सॉल्व करनी पड़ेगी अभी के लिए, तो उसको 8 ले लो, 298 ले लो, कुछ अप्रॉक्स ले लेते हैं ना, log 2 इसको ले लो, -2.303, 0.08, 298, log 2 के ले लो 0.3, log 2 की वैल्यू वैसे वैल्यू होती है 0.3010, है ना, ये होती है 0.3 ले लिए अप्रॉक्स, तो अब वैल्यू आ जाएगी 0.3 मल्टीप्लाइड बाई 8 करेंगे तो कितना आएगा, 0.024 ये आएगा, 2.303 और 298 और मल्टीप्लाई करना है, अच्छा इतनी आ रही है, आएगी आएगी, हाँ माइनस का साइन भी आएगा, आगे मैंने नहीं लगाया, मैंने अप्रॉक्स ले लिया, इसको अप्रॉक्स ले लिया और ये भी अप्रॉक्स ले लिया, हाँ आज की क्लास खत्म करें, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे अब, और सारे ग्राफ और सारी बातें और सारे वर्क, कल फिर क्लास है, कल सर ने क्लास रख दी है सुबह, तुम तो बोल रहे हो सुबह शाम, अच्छा कल सर ने टाइम नहीं चेंज किया, तो ऐसे पढ़ाई